बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईद कुर्बान की, जिसकी आमद है और इसका ऐलान तो वैसे बाकायदा तौर पर रोयत हलाल कमेटी ही करेगी, लेकिन महकमा मौसमियात भी इसमें बड़ा ही एक अहम किरदार अदा करता है। वो ये कह रहा है कि मुल्क में ज़ुल्हज का जो चांद है वो 17 जून को, मतलब इनके 7 जून को नजर आएगा, कि जिसके बाद जो ईद उल अज़हा है वो बरोज़ पीर 17 जून को होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, महकमा मौसमियात ये भी बता रहा है कि चांद की जो पैदाइश है वो 6 जून की शब 5:38 पर होगी, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब 7:20 पर होने का इम्कान है। अब चांद नजर आने का जो दौरानिया होगा वो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 72 मिनट तक रहेगा, यानी कि 72 मिनट्स। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद दिखाई देने के लिए उसकी उम्र जो है वो 19 घंटे होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जानिब अगर हम मिस्र की बात करें तो वहाँ पर वज़ारत आला तालीम और साइंसी तहकीक के कौमी इदारा बराए फल्कियाती और जियोफिजिकल रिसर्च ने फल्कियाती हिसाबात से ये बताया है कि दुनिया के बेशतर हिस्सों में ईद कुर्बान 16 जून 2024 को मनाए जाने का इम्कान है, जबकि वकूफ़े अरफा 15 जून को होगा। तो ये सिचुएशन है। और जब मैंने वकूफ़े अरफा के हवाले से बात की है तो एक स्माइल मेरे फेस पे इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त हैं, अजीज़ हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इस वक्त हज की तैयारियों में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। तो अपने प्यारों को बड़ी ही यूँ कह लीजिए कि खूबसूरत अंदाज में अलविदा कहिए, ताकि वो वहाँ पर जाएं और अल्लाह के हुजूर ना जाके सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, बल्कि हमारे लिए भी वो अल्लाह ताला से ढेरों ढेर दुआएं और अच्छी ज़िंदगी, पुरसुकून साथ और यूँ कह लीजिए कि सुकून भरा जो है हमारे लिए ज़िंदगी, वो अल्लाह ताला से मांग के लाएं। और सबको मैं हमेशा यही वैसे सजेस्ट करती हूँ कि जब भी जाएँ तो ये ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें ताउम्र नमाज कायम करने की तौफीक अता करें। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। मार्गला हिल्स में आग क्यों लगी, वजह सामने आ गई। एफबीआर की कामयाबी, 7,000 से जायद सिम्स बहाल। जी, तो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों लिया और उनके हवाले से कुछ खास किस्म की शुकूक व शुबहात का इजहार भी किया। लेकिन कल हमने देखा कि शर्जील इनाम मेमन ये तक कह गए कि बानी पीटीआई को सोशल मीडिया अकाउंट पर भी बंद हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने कल फिर अपने ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स अकाउंट से वही मुतनाज़ बातें की हैं, जिसके हवाले से बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि वो इन तमाम ट्विटर एक्टिविटी से लाइल्म हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे, जबकि बताया ये भी जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा भी चाइना रवाना होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन में ML1 और CPEC फेज़ 2 के मुहदे पर दस्तखत होने का इम्कान है, जबकि एक और अहम डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ हुई और वो थी लापता शायर अहमद फरहाद की। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। और दौरान समात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। दूसरी तरफ आरिफ अलवी का कहना है कि मीडिया, अदलिया और रियासत बंदगरी में हो तो कोई भी नुकसान कर सकता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि उन 12वें खिलाड़ियों का मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें मकबूल कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इदारों के खिलाफ नहीं, फ़र्द के खिलाफ हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत में आमद पर पीटीआई वकला ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया, ये वजह भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जब इद्दत में निकाह केस के हवाले से ये समात हो रही थी इस फैसले को लेकर, तो उस वक्त हमने देखा कि खावर मानिका जो कि साबिक शौहर हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने बड़े ही नामुनासिब और बड़े ही ऐसी अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि ना सिर्फ ख़वातीन के हवाले से किसी भी मर्द को ज़ेब देता है और ना ही एक जी शऊर इंसान को अहाता अदालत में इतने भरे मजमे में किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़ गालम कलोच करते हुए सुना जा सकता है, क्योंकि उनका रवैया इस कदर एग्रेसिव था, उनके अल्फाज इतने नामुनासिब थे कि जज साहब भी अपनी कुर्सी छोड़कर
अंदर चले गए अपने चैम्बर में वापस, जिसके बाद उनके ये अल्फाज थे कि इसके बाद अगर कोई भी हम फैसला भी सुनाते हैं तो वो मुतनाज़ ही समझा जाएगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने गैर मुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल ख़ावर मानिका ने किया होगा कि जिसके बाद ये हमने देखा कि वो जब बाहर आए तो जो वकला थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, उन्होंने बड़ा ही उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, अपने गम गुस्से का इजहार किया। तो ये वो विजुअल्स हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ा ही, अब तो यूँ कह लीजिए कि हमारे पाकिस्तानी सियासत में हर एक दिन ही इवेंटफुल होता चला जा रहा है। और कुछ लोग तो, जो मैंने आपको कहा ना कि हुकूमत के इत्तेहादी जिस तरीके से बानी PTI पर अब तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उनके केसेस के हवाले से खास तौर पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से उनके केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं और मामला ऐसे नजर आ रहा है कि उन्हें अपने बेशतर केसेस में रिलीफ मिलने का चांस है, जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो ये वजह है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी भी हमें किसी हद तक अपनी बात करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है माजी में भी जब भी केसेस चलते हैं अदालतों में तो इतनी तेज़ी से फैसले नहीं आते हैं। लेकिन शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ऐसे रहनुमा के जिनके खिलाफ केसेस बनाए गए हों वो या तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कि जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इंटरपोल को कहा जाता है कि इंटरपोल की मदद से उन्हें मुल्क वापस लेकर आया जाए। ना वो मिलते हैं, ना उनका सुराग हमें मिलता है, लेकिन वो हमें मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट्स पर और मुख्तलिफ टीवीज़ पर इंटरव्यूज़ देते हुए नजर आते हैं। तो शायद एक ये मामला भी हो सकता है कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो अपने केसों में पेशियां भी भुगत रहा है। यही वजह है कि हर पेशी पर जब सुनवाई होती है तो जो केस होते हैं वो आगे प्रोसीड होते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। माजिद निज़ामी साहब, इत्तेहादी हुकूमत की तमाम जमातें इस वक्त रहनुमा और बानी PTI पर शदीद तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन तो वज़ीर आज़म भी बहुत कुछ कह गए, लेकिन फिर उसके बाद अब शर्जील इनाम मेमन भी ये कह रहे हैं कि उनको तो सोशल मीडिया पर भी बैन होना चाहिए। जिस किस्म के केसेस उनके ऊपर बने हैं और जिस तरीके से वो पेशियां भुगत भी रहे हैं और जितनी जल्दी से प्रोसिक्यूशन का अमल आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको ये केस के वाकई बहुत जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुश्किलात कम होते नजर नहीं आ रही जी। उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त रियासत के साथ ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दूसरी वजह यह है कि तहरीके इंसाफ और हुकूमत दोनों की तरफ से जो रहनुमाओं का ज़बानो बयान है, सियासी तकारीर हैं, उसमें गर्मा गर्मी मौजूद है। और इस सारे मरहले में सबसे पहला काम ये होता है कि फ्रीकैन थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा। ये बात दुरुस्त है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ऐसी कई बातें हुई हैं कि जिनके अंदर ये कहा जा रहा था कि शायद कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में और हुकूमत में शायद किसी मुज़ाकराती अमल के आगाज़ की तरफ बातें जा रही हैं। लेकिन हमने देखा कि मई के अंदर होने वाली DG ISPR की कॉन्फ्रेंस, उसके बाद रऊफ हसन पर एक हमला और तहरीके इंसाफ के स्तर पर जो तजावुज़ात की बुनियाद पे वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। तो इन 3 चीज़ों को देख के लगता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुश्किलात कम होने का इम्कान नहीं है। और इसी वजह से जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो भी रियासत का मिजाज देखते हुए तहरीके इंसाफ पर तनकीद के निश्तर बरसा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर कोई ये समझता है कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना है, उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। और इसमें पहला काम ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिनको हम CBM कहते हैं, अच्छा, वो कुछ किए जाए कि जिसमें कैदियों की रिहाई है या मजीद गिरफ्तारियों का नाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मसाइल को थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, तो उसके बाद फिर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि शायद हुकूमत और तहरीके इंसाफ
थोड़ा सा मिल के चलने की, सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश करें। अच्छा, कल जिस तरीके से एक बार फिर से बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से, फिर यूं कह लीजिए कि पीटीआई के सोशल हैंडल से जिस तरीके की पोस्ट मंजरें आम पर आती रही हैं, आपको लगता है कि ये एक एग्रेसिव जो उनका बयानिया है वो वहीं का वहीं है? फिर एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है और जाहिर सी बात है वो इंटरव्यू भी जो उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार किया है, और एक स्टेटमेंट जो कि अब बार बार पीटीआई भी दोहरा रही है कि हमारा जो इख्तलाफ है वो एक फर्द वाहिद से है, तो यहां पर तो क्योस और बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अगर हम गुज़िश्ता चंद महीनों में तहरीक इंसाफ के बयानात पर नजर दौड़ाएं तो तहरीक इंसाफ में वो लोग जो मुज़ाकरात के हामी हैं या सियासी दर्जा हरारत को कम करना चाहते हैं, उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही, बल्कि वो तमाम लोग जो सियासी हरारत को बढ़ाना चाहते हैं, फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, जिनको हम उकाबी सोच का हामिल रहनुमा कह सकते हैं, कि जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले बहुत कुछ खो दिया है, इसलिए अब हमें एग्रेसिव में ही रहना चाहिए। अब मामला ये है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर उन रहनुमाओं के हाथ में है, अली अमीन गंडापुर की पजीराई ज्यादा होती है, शेर अफजल मरवत की पजीराई ज्यादा होती है, जबकि असद कैसर और बैरिस्टर गौहर खान की पजीराई कम होती है। इससे हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन बोर्ड में तहरीक इंसाफ चल रही है, तो वहां के रहनुमा भी ये नहीं चाहते कि कोई कमजोरी दिखाई जाए। तो ये एक डेड लॉक की सी कैफियत है कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के मुश्किलात में कमी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नरमी दिखाई जानी चाहिए, कि जिसका इम्कान अभी कम नजर आ रहा है। सही। अच्छा, मैं ज़रा शायर अहमद फरहाद के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया भी कि अहमद फरहाद जो हैं वो गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर की पुलिस की तहवील में हैं। अच्छा, ये जो माजरा सामने आ रहा था कि उनको इंटेलिजेंस के लोगों ने उठाया है, ये अब कहाँ पर जाकर बैठेगा? क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं उन्हीं की फैमिली की तरफ से कि वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो खुद ही कुछ वक्त के लिए चले गए थे कहीं, या कहीं गुम हो गए थे या रुपोश हो गए थे। ये समझ नहीं आ रही कि पहले स्टेटमेंट कुछ और थी, अब स्टेटमेंट कुछ और है। जी, लापता अफराद के केसेस के अंदर ये एम्बिग्विटी हर वक्त रहती है। उसकी वजह यह है कि उन्हें ले जाने वाले किसी प्रेस रिलीज के जरिए या किसी फॉर्मल स्टेटमेंट के जरिए इजहार नहीं करते। दूसरी जानिब जो घर वाले होते हैं, अहले खाना, वो भी परेशान होते हैं और वो ये चाह रहे होते हैं कि मसले का हल निकले। इस केस में भी जब अदालत बताया गया कि अहमद फरहाद जिनकी तहवील में था, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए उनकी फैमिली से बात की और कहा कि आप पिटीशन को हफ्ते के रोज वापस ले लें, अगर आप ले लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो उस एक नुक्ते से जो अदालत में बयान किया गया, उससे ये लगता है कि शायद अहमद फरहाद खुद कहीं नहीं गए थे। ये जो थ्योरी बनाई जा रही है कि जी वो खुद रोपोश थे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले में खुशाइंद पहलू ये है कि कम से कम वो लापता होने से बच गए हैं और उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। हमारे सामने कई ऐसी मिसालें हैं जिनमें हमारे सहाफ़ी और समाजी कारकुन सरनारों की मिसाल मौजूद है कि जो तो फिर माजिद साहब, आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? अदलिया को देंगे, जिसने बड़ा ही दबंग होके एग्रेसिव नोट पर आके उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि वो जहां कहीं भी हैं उन्हें सामने लेकर आया जाए। उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त खासी परेशान है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि स्टेट में से लोग उठा लिए जाएं या लोग गुमशुदा हो जाएं, उनके बारे में किसी को या रियासत को इल्म तक ना हो? जी बिल्कुल, मैं तो इसका क्रेडिट अदलिया को देना चाहूंगा और उनकी फैमिली को देना चाहूंगा कि जिन्होंने स्टैंड लिया है और बावजूद तमाम तर मुश्किलात के उन्होंने इस मुश्किल को फेस किया है। और अदालत ने भी इस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है कि इस चीज को देखा जाए कि ये मामला किस रुख पे जा रहा है। इस वक्त चूंकि अदलिया और इंतजामिया की गर्मा गर्मी सियासी हरारत मौजूद है, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं कि जिसमें लगता है कि अदलिया के कुछ लोग और हुकूमत के कुछ लोग उनमें महाजर आई है। तो इस मामले के अंदर भी
जब हम इसकी कंटिन्यूएशन में देखते हैं तो फिर अदलिया ने वाकई एक स्टैंड लिया जो कि अदलिया को लेना चाहिए। इससे पहले तहरीक इंसाफ कारकुन ने पिटीशन की जिसमें उन्हें ये कहा गया कि उन्हें ले जाया गया है, तो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने ये रिमार्क्स दिए कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप वापस आ गए हैं। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। अदलिया को मेरा ख्याल है कि स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अवाम इंसाफ के लिए अदलिया की जानिब देखते हैं। इस केस में भी अदलिया के सराहना चाहिए कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को या इंतजामिया को मजबूर किया है कि वो प्रॉपर इनके ऊपर जो भी इल्जामात हैं उनका मुकदमा चलना चाहिए, अगर वो दुरुस्त है सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये लापता कर देने का ख्याल है ये गैर आईनी और गैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका माजिद निज़ामी साहब अपना वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम मामला जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी निज़ामी साहब से, अभी एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। खबर है कराची के इलाके गुरु मंदिर चौरंगी से कि जहां पर गाड़ी पर फायरिंग हुई है और 2 अफराद जाबाक हो चुके हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग की। दिन दहाड़े सुबह सवेरे ये वाकया हुआ है। इसी पर मजीद बात करते हैं। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद शाह, एक बार फिर से कराची का अमन तार तार होने लगा है। जी बिल्कुल, गुरु मंदिर चौरंगी के करीब इलाका थाना जमशेद टाउन का ये इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ई से, जहां पर फायरिंग का वाकया है। इस फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाई नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जहां वो जख्मों की ताब ना लेते हुए जाँ भाग हो चुके हैं। मकतूलीन की शनाख्त साजिद औरंगजेब और उमर औरंगजेब के नाम से की गई है। ये दोनों कराची के मशहूर एक ब्रांड है बलोच आइसक्रीम, उसके मालकान बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, क्योंकि ये दोनों अफराद आज अदालत में एक पेशी पर भी जा रहे थे और उनकी जाती दुश्मनियां थी, जिसकी वजह से ये केस चल रहा था। तो हम अभी हतमी तौर पर कुछ कहना कबल वक्त होगा। पुलिस जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जाए वक़्त से जो फायरिंग के होल बरामद हुए हैं उनको भी जमा किया जा रहा है। फॉरेंसिक जाँच भी की जा रही है। पुलिस और रेडर्स की बड़ी तादाद जाए मौका पर मौजूद है। अब तक की तहकीकात ये बताती हैं कि वाक़या जाती दुश्मनी का है, ताहम जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया उबैद शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये खबर हम सभी के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि पाकिस्तान का एक और खलाई मिशन उड़ान भरने को तैयार है। पाकसेट MM-1 आज शाम 4 बजे खला में भेजा जाएगा। मवासिलाती सैटेलाइट का मकसद दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत को बेहतर बनाना है। तो ये एक अहम मिशन है। आपको फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान का एक और खलाई मिशन उड़ान भरने को तैयार है। पाकसेट MM-1 आज शाम 4 बजे खला में भेजा जाएगा। मवासिलाती सैटेलाइट का मकसद दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत को बेहतर बनाना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान वंस अगेन। और अभी आपको अहम खबर देंगे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेयर लंदन से मुलाकात हुई है और आपको ये भी बताते चलें कि इस मुलाकात में 2 तरफ़ा बाहमी अमूर के हवाले से गुफ्तगू हुई है। इस मुलाकात में न सिर्फ पाकिस्तान के दीगर मामलात पर बात हुई बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि जो क्रिकेट के हवाले से भी खुसूसी तौर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर दाखिला ने मेयर लंदन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जबकि मुलाकात में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिड भी मौजूद थे। तो ये मुलाकात की तस्वीरी मनाज़िर है, कुछ विजुअल्स हैं जो कि आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेयर लंदन सादिक खान की मुलाकात हुई है और चेयरमैन PCB की हैसियत से भी उन्होंने क्रिकेट के हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने मेयर लंदन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है, जबकि इस मुलाकात में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिड भी मौजूद थे। जी आगे बढ़ते हुए कुछ इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी होगी ठीक तो तभी सबका मुंह ठीक होगा। बल्कि मईशत के हवाले से खबर तो ये अच्छी आ रही है कि मार्च में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई जो ताजर दोस्त स्कीम है, उसके तहत 1 अप्रैल से 25 मई तक 6 शहरों से मजमूई तौर पर 18,000 से ज्यादा रिटेलर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। इसी तनाजुर में ताजरों को टैक्स
देने की तरफ राग़िब करने के लिए महकमा रेवेन्यू ने ताजर दोस्त स्कीम जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसका इत्तलाक ताजरों और दुकानदारों पर करते हुए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए मुकर्रर किया गया। अब एफबीआर की तरफ से डेटा शेयर किया गया है कि टैक्स गोशवारे जमा करवाने पर 7000 से जायद सिम्स बहाल कर दी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ वजारत खजाना की जानिब से जारी माहाना रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि IMF के साथ 3 साला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है और इसके साथ साथ वजारत खजाना ने महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई भी की है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद कमी के बारे में कहा जा रहा है, जो कि खुश आइंद होगा पूरी आवाम के लिए। इसी बारे में बात करते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले जरा स्टार्ट करते हैं एफबीआर के हवाले से कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में अक्सर लोगों को टैक्स देने की आदत नहीं है, फिर शायद वो टैक्स देने से घबराते रहे हैं कि अगर हम लोगों ने अपने मामलात को रजिस्टर्ड करवा दिया, हमारी इकॉनमी जो है या जो भी हमारा कारोबार है वो डॉक्यूमेंटेड हो गया, तो हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार होना पड़ सकता है। लेकिन चले कोई एक स्ट्रेटेजी किसी हद तक हमें लग रहा है कि शायद उसमें कामयाबी मिल रही है एफबीआर को टैक्स इकट्ठा करने में। आपको क्या लगता है ये किस हद तक कामयाबी मिल सकती है एफबीआर को? बहुत शुक्रिया। पहले हम ये गलत फहमी दूर कर दें कि पाकिस्तान के अक्सर लोग टैक्स नहीं देते जी। मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम टैक्स दे रहे हैं। वो आदमी जो शर्म आती है कहते हैं जो फुटपाथ पर पैदा होता है और वहीं मर जाता है, वो भी टैक्स दे रहा है GST, 100%, वो भी पेट्रोलियम दे रहा है। तो ये तो गलत फहमी है। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां गरीब से गरीब आदमी भी ज्यादा टैक्स दे रहा है। मैंने आपको बता दिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 9 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं बेचारे हमारे डेट्स को आप ले लें, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर जो दूसरे मुल्कों में गए हैं वो मोबाइल लेते हैं, उनसे 15% एडवांस टैक्स ले लिया जाता है। हालांकि कानून के मुताबिक आप टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि उनकी आमदनी 6 लाख रुपए सालाने से कम है। तो 9 करोड़ लोग तो ये दे रहे हैं टैक्स। ये जालिमाना टैक्स है, आप ले नहीं सकते। फिर मैं आपको बताऊं 6 लाख रुपए की शर्त है सालाना आमदनी की, उससे कम पे टैक्स नहीं होता। लेकिन कोई घरेलू खातून है, कोई साहब कम आमदनी वाले हैं, पेंशनर हैं, विधवाएं हैं, वो बेचारे थोड़ी बहुत रकम बैंक में जमा करते हैं जिससे उनको 3 लाख रुपया सूद मिल जाता है, जिसे मुनाफा कहते हैं। वो काबिल टैक्स नहीं है क्योंकि 6 लाख से कम है। उन लाखों लोगों से 30% टैक्स ले रहे हैं कि जी आप नॉन फाइलर हैं। वो तो नॉन फाइलर बेचारे नहीं है, उन पर तो टैक्स ही नहीं है, तो भी आप 30% हैं। तो मैंने आपको ये पूरी लिस्ट दी, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो वो तो बेचारे टैक्स दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये बात है कि ये जो लोग टैक्स देते हैं उनको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हुकूमत, मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ कि एफबीआर को जो टैक्सेस मिलते हैं और जो नॉन टैक्सेस हैं उसमें सूबों को हिस्सा मिलने के बाद जो रकम बचती है उससे मुल्क के कर्जों का सूद अदा नहीं होता। तो ये तो कर्जे जो आपने अय्याशी के लिए लिए थे उसके सूद में मद में चला गया। मैं इस हुकूमत को नहीं कह रहा हूँ कोई गलत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जो सूद लोगों ने पैसा दिया 9,000 अरब रुपया, वो तो आपने सूद में दे दिया मुल्क के कर्जों के। तो जिन्होंने दिया था ना उनको तालीम मिली, ना सेहत मिला, ना साफ पानी मिला, ना इंसाफ मिला, तो उनको उसके बदले में क्या मिला? तो उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये बात हमें आवाम को भी बतानी है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है। ये आड़ ना लें कि जी वो लोग टैक्स नहीं दे रहे, सब दे रहे हैं। तो कौन नहीं दे रहा? जिनके पास दौलत है वो नहीं दे रहे। हुकूमत ने और एफबीआर ने, मैं पिछली हुकूमतों की बात भी कर रहा हूँ, फौजी हुकूमत की भी कर रहा हूँ, इन लोगों ने और एफबीआर की भी कर रहा हूँ और स्टेट बैंक की भी कर रहा हूँ, ये कानून ऐसे बनाते हैं कि उसमें झोल रख दिया जाता है ताकि जरिए टैक्स वाले टैक्स ना दें, प्रॉपर्टी वाले ना दें। तो ये झोल रख के वो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये सबसे बड़ा तो मुझे खुद भी ये अलमिया लग रहा है कि देखिए ना, एक आम आदमी जो कि परचून की दुकान पे बैठा हुआ है, जिसने छोटी सी दुकान डाली हुई है गली के कोने मोहल्लों पे, छोटे छोटे जनरल स्टोर जो होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा मकदार में कुछ सामान नहीं होता, कोई बड़े बड़े फ्रीजर्स नहीं होते। अब इन लोगों की जब आप मोबाइल फोन सिम्स बंद कर देंगे, इन लोगों के लिए तो यही बंद हो जाना बहुत बड़ा झटका होता है। तो ये कोर्ट कचहरी वाले मामलात और दीगर मामलात में नहीं पड़ सकते। तो हम आया कि ये जरूर कह सकते हैं कि खौफ से और डर से तो ये लोग टैक्स नेट का हिस्सा जरूर बन रहे हैं, लेकिन विलिंगली ये लोग नहीं चाह रहे थे कि हमारी आमदनी इतनी कम है, हम क्या इस टैक्स नेट में आएंगे।
मोहतरमा आपने सारी बात तो कह दी, अब मेरे लिए छोड़ा क्या है? ये सिंगिंग डॉक्टर साहब यूं कह लीजिए कि शायद मैं समझना चाह रही थी कि क्या मेरा ये अंदाजा दुरुस्त है और आपने उस बात की तायीद कर दी। तो तारीफ कर रहा हूँ कि आपने सही बात कर दी। ये फ्रॉड है। देखिए जिन लोगों के जोर है ना असल में, उनके पास तो 4-4 सिम है। ये बेचारे वो लोग हैं जिनकी आप बंद कर रहे हैं कि जो जिनको आमदनी है ही नहीं, तो आप उन करके क्या ले लेंगे। दूसरी बात ये कि आपको देखिए हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें तो देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब कोशिशें कर रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये और बात है कि उनकी उसको नाकाम बना रही है, नाकाम हो रहे हैं। उन्होंने ये फरमाया है, उनके अल्फाज मेरे नहीं है, कि जो FBR टैक्स कलेक्ट करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं। जी 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 15,000 एक साल में कम कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से ये जो बंद करके ये 15,000 अरब में से कितने ले लेंगे? ये सारी तवज्जो हटाने की हमें तो इस वक्त FBR को चाहिए था कि आपके मुल्क का मिनिस्टर कह रहा है 15,000 अरब रुपए आप कम वसूल कर रहे हैं, तो आप ये देखें कहां से हो सकता है। उन पर मैं आपको बताऊं 4 करोड़ ऐसे बैंकों के खाते हैं जो कि जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा है वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, तो उनको पकड़ने तफसील तो आपके पास है, इसलिए कि जब उनको मुनाफा मिलता है उसकी तफसील FBR के पास आ जाती है। आप उनको पकड़ लें कि भाई ये तुमने जो है ये खाते बैंकों में रखे हुए हैं 25-26 हजार अरब के, ये डिक्लेयर क्यों नहीं है? बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब वाकई आपने बड़ा दुरुस्त एक नुक्ता उठाया है कि ये तमाम डिटेल्स तो FBR के पास भी हैं, ठीक है, और दीगर तमाम इदारों के पास भी हैं, स्टेट बैंक के पास भी होंगी कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो इतने बड़े बड़े सेक्टर में बैठे हुए जिनकी ट्रांजेक्शन हो रही है बड़े बड़े लेवल पर, रोजाना की 10-12 करोड़ रुपए की तो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। क्या वजह है कि हुकूमत इन लोगों पर हाथ डालते हुए बड़ा कतरा रही होती है, बड़ा डर रही होती है? क्योंकि जब हम एक्शन लेने पर आते हैं तो फिर बहरिया डाउन के मालिक ही देख लें, परसों नैब ने छापा मारा, किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, रातों रात डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाने के लिए वहां पर सब कुछ किया जा रहा था। तो टैक्स ले नहीं सकते हम, लेकिन जब हमने दूसरी कार्रवाई करनी होती हैं तब हम लोग बड़े ही एक्टिव हो जाते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रही, सिर्फ एक नुक्ता अपना उठाना चाह रही हूँ यहाँ पे। देखिए आपने मोहतरमा बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। बात ये थी कि हुकूमत जो है वो कैसे आती है, पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, सूबाई असेंबली के जो मेंबरान हैं वो करते हैं। उनमें कौन लोग बैठे हैं? उनमें वो लोग बैठे हैं जो टैक्स चोरी करते रहे हैं, जो नहीं चाहते कि जो है वो टैक्स ईमानदारी से लगे। उसमें माफियाज के लोग भी, शुगर वाले भी बैठे हैं, प्रॉपर्टी माफिया भी बैठे हैं, स्टॉक एक्सचेंज माफिया भी बैठे हैं, टैक्स चोर भी बैठे हैं। तो ये एक अशराफिया की मईशत है। हुकूमत क्या कर सकती है? इसलिए कि अगर वो जब ये 15,000 अरब की कोशिश करेंगे तो उनके जो मेंबरान हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो सूबाई असेंबली में बैठे हैं, वो नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे जी। और आप ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, हंगामा आराई कर रहे हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जरूर हंगामा आराई करें, किस लिए कर रहे हैं? कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया। अरे भाई, ये जो 25 करोड़ आवाम के साथ जुल्म हो रहा है कि टैक्स चोरी हो रही है, उस पर उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, एक लफ्ज नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हर काम इख्तिदार में, और मीडिया भी उन्हीं लोगों की दिखाता है इख्तिदार की। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको मेरे सामने एक अखबार पढ़ा है 2019 का, इमरान खान का दौर, वो एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आए। बड़ी अहम बात बता रहा हूँ मैं, टैक्स एमनेस्टी लेकर उन्होंने ये कहा कि जितनी भी दौलत है पाकिस्तान की जो लूट के बाहर गई है, उसको पाकिस्तान करने की जरूरत नहीं है, हम आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे देते हैं। हालांकि उनका सारे इसलिए का नारा था कि लूटी हुई दौलत आएगी तो अवाम को मिलेगी। उन्होंने ये कानून बनाया कि लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान मत लाएं, मगर एक दूसरा कानून बना, और वो इश्तहार है, मैं बताऊं 12 जून 2019 का, अखबारात में FBR का, कि जो लोग ये टैक्स इससे फायदा नहीं उठाएंगे, उनके मुल्क के जो असद हैं उनकी भी तफसील हमारे पास है, उनको जब्त करेंगे और 7 साल जेल। आपने 1 रुपया ये जो कानून है, कभी इस पर भी तो अमल करते ना। आपका ये कानून मौजूद कि बैंकों में पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बॉन्ड्स हैं, वो नहीं दे रहे टैक्स। हुकूमत को पता है ये कानून मौजूद है, तो कानून के साथ इनराफ तो करेंगे, लेकिन आपकी बात बिल्कुल बचा है और जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। नो मैटर व्हाट, कौन सी जमात है कौन सी जमात नहीं है, लेकिन जब आप अपना कोई भी बयानिया या कोई भी आप अपनी बात कर रहे होते हैं और अगर उसमें मुल्क की 25 करोड़ आवाम की कहीं ना कहीं से सहूलतकारी नहीं हो रही तो डेफिनेटली वो बयानिया किसी काम का नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुल्क में महंगाई मजीद कितनी आ सकती है IMF प्रोग्राम में जाने के बाद? क्योंकि इस वक्त शुक्र ही मनाइए कि थोड़ी सी मुर्गी की गोश्त की कीमत में कमी वाक़ई हुई है, LPG पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनमें
में थोड़ी कमी आई है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसके मुताबिक जो 700 ग्राम की डबल रोटी है वो थी गालिबन 230 रुपए की, और अब वो पंजाब में 180 रुपए में मिलेगी। तो ये एक अच्छा जेस्चर है लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी आप गरीब तबका देख लें या अमीर तबका देख लें, सबके नाश्ते पर, जिस घर में छोटे बच्चे हैं वहां पर ब्रेड एक जरूरी कंपोनेंट है आपके ब्रेकफास्ट का। और इस पर मैं खुद सीएम पंजाब को कहूंगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया उनकी तरफ से। तो सर क्या लग रहा है आपको, आने वाले दिनों में कुछ मजीद और महंगाई कम हो सकती है? पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं, जी जी, आज जो मेरी महंगाई है वो भारत और बांग्लादेश से 4 गुना ज्यादा है। और उनकी फीकस आमदनी बांग्लादेश की हमसे ज्यादा है। बांग्लादेश की फीकस आमदनी हमसे ज्यादा है, हमारी कम है, लेकिन महंगाई वहां हमसे कम है, ये तो आप मान लें। मगर अभी हम किस चक्कर में फंस गए, हम क्या बातें कर रहे हैं। जरूर हुकूमत कोशिशें कर रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो आपके टैक्सेस हैं उससे तो आपका सूद अदा नहीं हो रहा। अब एफबीआई, आप कर्जे के लिए जा रहे हैं जो आपको हर हालत में चाहिए। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ से कह रहा है कि जी आप ये कर्जे, हम मजीद टैक्सों की वसूली बढ़ाएं। आप मालदार लोगों से तो ले नहीं सकते, आवाम को नहीं जाएगा। मगर एक नई परेशानी आ गई है, पाकिस्तानी कौम कभी क्रिकेट की बात कर रही, कभी उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि चीन ने हमसे ये कहा है, चीन ने, कि आपको जो इन्वेस्टमेंट दिए लगाया था वो आप हमें पैसे उसके वापस नहीं कर रहे हो, डिप्स वापस मांग रहे हैं, चीन हमसे मांग रहे हैं। चीन ने हमसे अभी कहा है कि हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, तो आप अपने लिए उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करें। चीन के मुतालबात आ गए। अब आईएमएफ का एक मुतालबा आ गया कि मैं जो आपको कर्जा देता हूं उससे आप चीन के पैसे अदा नहीं कर सकते। अब आप देखें, मैं फंस, यानी आप वो कहते हैं जी आप चीन को अदा ना करें, चीन ये कहता है कि जी मेरे तो आप वापस करें और ताकत इस्तेमाल करें। कितने लोग मारेंगे, कितने हमारे फौजी शहीद होंगे, कितने पुलिस वाले शहीद होंगे, कितने मदरसों के बच्चे फंस गए। अब क्या होगा कि हम वज़ीर साहब अब जाएंगे चीन के पास कि भाई देखिए ये तो मामला क्या, आप हमारे कर्जों को रिशेड्यूल करें। अब आप अगर रिशेड्यूल कराएंगे यानी मोहलत मांगेंगे, तो जब मोहलत मांगेंगे आपके मसाइल बढ़ेंगे। लेट्स सी कि हुकूमत की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सुबह सवेरे ही जब हम लोग इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ अच्छी खबरें होती हैं, कुछ बुरी खबरें होती हैं, लेकिन शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से जब भी हमारी गुफ्तगू होती है तो वो हकाइक से पर्दा उठाने की भरपूर कोशिश करते हुए हमें नजर आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक के बाद कुछ ब्रेकिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं बैक टू बैक। सबसे पहले है बानी पीटीआई के हवाले से कि जिन्हें 9 मई के 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया है। और बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में एक मुकदमा दर्ज था जहां पर 9 मई के 2 मुकदमात में बरी किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत को मंजूर कर लिया है। तो ये 2 मुकदमात हैं जिसमें बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है और उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि ये जो मुकदमात हैं वो शहजाद टाउन थाने में दर्ज थे। तो आज बानी पीटीआई को 9 मई के 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया है। एक और अपडेट है वो भी आपको देंगे कोहाट से, जहां पर फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो चुका है। फोटो स्टेट की दुकानों पर यह पर्चा अब इजीली अवेलेबल है, जहां पर जाकर स्टूडेंट्स इसे हासिल कर सकते हैं। तो ये पर्चा जो लीक हुआ वो हम आपको इस टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं। कोहाट से ये खबर है जहां पर बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया है। इससे पहले हम आपको खबर देते थे सिंध के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से, कराची में होने वाले पेपर्स के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से, जहां पर मैट्रिक के इम्तिहान चल रहे थे। लेकिन आज ये खबर कोहाट से है जो कि यकीनन अच्छी नहीं है। वो बच्चे जो कि तैयारी करके एग्जामिनेशन रूम में पहुंचते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया है तो डेफिनेटली उनकी उम्मीदें और उनकी तैयारी और उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो कोहाट में फर्स्ट ईयर का बायो का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया है। क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्राइम होता है। और ये जिस तरीके से बायो का पेपर आउट हुआ है ये भी किसी क्राइम से कम नहीं है। लेकिन इसको लीक करने वाले कौन होते हैं इसका पता लगाना पुलिस के लिए, महकमों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो खैर बहुत छोटा सा एक क्राइम है जिसके बारे में मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, लेकिन उससे नुकसानात बहुत बड़े बड़े होते हैं। कुछ ऐसे भी क्राइम्स हैं कि जिनसे लोगों की जिंदगियाँ जीर्ण हो जाती हैं, उनके लिए अगला सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ना सिर्फ एक बच्ची के लिए, एक बच्चे के लिए, बल्कि उसके पूरे अहले खाना के लिए। और फिर कुछ ऐसी वारदात जहाँ पर मुबैना ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट होते हैं, वहाँ पर तो जो वालिदैन होते हैं वो फिर गली मोहल्ला क्या,
वो शहर ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हुकूमत का तो फ़र्ज़ ये है कि वो अपने शहरियों की चाहे जान हो, चाहे माल हो, चाहे उनकी इज्जत हो, उनकी आबरू हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली अगर हम लाहौर से बात करें तो यहाँ पर मुसलसल आए रोज़ बच्चे और बच्चियों की जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस सिलसिले में बताया गया है कि अब तक जो 357 केसेस हैं वो नए रिपोर्ट हुए हैं। तो लाहौर से जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब जो कि खुद एक खातून हैं, उन्होंने तो इस सिलसिले में बड़ी हिदायत कर रखी हैं, लेकिन 4.5 माह के अरसे में 357 वाक़यात का रिपोर्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसी बारे में बात करते हैं। लाहौर से ही हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में नुमाइंदा न्यूज़ है शाहिद रिजवी साहब। क्राइम स्टोरीज़ को ये कवर करते हैं और बड़ी गहरी नज़र होती है इनके थाना कल्चर पर भी और उन तमाम मामलात पर भी जो केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह जाते हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 4.5 माह के अरसे में ज़्यादती के केसेस, जिनसी हरासानी के केसेस 357 कोई छोटा फिगर नहीं है। बिल्कुल, ये लाहौर आपको पता है एक बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, पंजाब का सूबाई दारुल खिलाफा भी है। यहाँ पर ये 357 केस जो हैं रवा साल के 4.5 माह के दौरान ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, शादीशुदा ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है कि 357 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इनके अक्सर मुल्ज़िमान जो हैं पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसमें अगर बात की जाए लाहौर की 6 डिवीज़न हैं जहाँ पर ये 357 जो हैं वाक़यात जिनसी दरिंदगी के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें सर फहरिस्त है कैंट डिवीज़न। कैंट बड़ी एक हसास डिवीज़न है। यहाँ पर कह लें कि हसास इदारे के दफातर भी हैं, हसास इदारे के अफसरान हैं, यहाँ पर उनके यूनिट्स भी हैं और ये एक बड़ा वसी डिवीज़न है। यहाँ पर तकरीबन काफ़ी पॉश एरियाज़ भी हैं, रूरल एरियाज़ भी हैं, देहाती इलाके भी हैं, जहाँ पर ये 48 जो केसेस हैं ख़वातीन जिसमें बच्चे बच्चियाँ हैं जिनसे जिनसी दरिंदगी के वाक़यात हुए हैं। इसी तरह जो सदर डिवीज़न है वो भी बड़ा एक बहुत बड़ी डिवीज़न है। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं या वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उनकी रिहाइश गाहें भी उस डिवीज़न के अंदर है, जहाँ पर 41 ये केस वाक़यात जो हैं जिनसी दरिंदगी के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं। जो बात की जाए तीसरे नंबर पर है लाहौर की ये जो माल टाउन डिवीज़न है, ये भी बड़ी इंतहाई अहम है। यहाँ पर 32 केस जो हैं ये रूनुमा हुए हैं। इसी तरह एक माल टाउन सिविल लाइन डिवीज़न, यहाँ भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो बड़ी खौफनाक एक चीज़ है। शाहिद साहब, जो बात आप कर रहे हैं उससे तो वैसे लग रहा है कि जैसे लाहौर का कोई भी कोना महफूज नहीं है। और दूसरा मुझे थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक जब भी मेरे कुछ लोगों से बात होती है जिनमें खौफ व हिरास थोड़ा सा पाया जाता है, मैंने अक्सर देखा कि जो घर में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं जो बाहर निकल कर काम कर रही हैं, ठीक है, या फिर उनके बच्चे, जाहिर सी बात है वो सुबह जाती हैं, ख़वातीन शाम को आती हैं। क्या लगता है आपको ये जो जिनसी ज़्यादती के केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं, ये तबका कौन सा है? इसमें किसी को आप ये नहीं कह सकते कि मुतवसत तबका है या गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं। ये मिले जुले केसेस हो रहे हैं कि कोई खातून है, आप देख लें कि अमीर लोग हैं उनके साथ भी ऐसा वाक़या होता है, गरीब लोग हैं, गरीब की बच्ची है या बच्चा है उसके साथ भी ऐसा वाक़या रूनुमा हो रहा है। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड क्राइम वो जो यूनिट है जिसको कहते हैं जेंडर क्राइम सेल, हर डिवीज़न में ये बनाया गया है। इसकी जो इंचार्ज होती है वो ख़वातीन हैं। इसमें अमला भी उन्होंने जो है ना इन्वेस्टिगेशन के अफसरान ने वो ख़वातीन का अमला तैनात की, ताकि जो लोग हैं ख़वातीन हैं जिनके साथ ये मुतासरा लोग हैं वो बिला झिझक जो है उनसे अपनी केस को उसको डिस्कस करें ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब ये देखा गया है कि इस सेल में जो है मर्द पुलिस अफसरान भी तैनात किए गए, जिसकी वजह से ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं वो उनको बताते हुए झिझक महसूस करती हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को पुलिस पकड़ नहीं पाती, केस अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो सका। इस वजह से जो है अगर यहाँ पर ख़वातीन होंगी तो ख़वातीन से बात करते हुए झिझक नहीं करेंगी, करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो है जल्द अज जल्द इनको निपटाने में पुलिस को आसानी होगी। देखा अब यही जा रहा है कि यहाँ पर मर्द हज़रात जो है वो तैनात होते हैं, उनका आपको पता है रवैया तरीका बात करने का बड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये केस हाल ही नहीं हो पाते। पुलिस का यूँ कह लीजिए कि कहना तो ये चाहिए कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने माहौल के मुताबिक या हालात के मुताबिक किस तरह से क्या कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी वर्दी पहनता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नोट पर आके ही सवाल कर रहा होता है सामने वाले से। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितनी फीसद केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं तो वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं, या फिर ऐसे दरिंदों का जो है वो कला कमा किया जाता हो?
देखिए, केस सॉल्व करने की बात या मंतकी अंजाम तक पहुंचने की बात है तो इसमें कह लें कि आटे में नमक के बराबर है। अच्छा। क्योंकि बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि जो मुतासरा मुद्दई होता है या फरीक है उस पर प्रेशर इतना डाला जाता है कि वो सुलह कर लेता है। वो इतना इस काबिल नहीं होता कि वो आगे जो पार्टी है, आगे जो लोग हैं, जो मुल्ज़मान होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आपकी रिसर्च क्या बताती है, ये करीबी लोग होते हैं, जान पहचान वाले, या फिर कोई गैर शख्स जिससे कोई लेना देना ना हो? तकरीबन 50% जो केसेस में ना जान पहचान वाले लोग होते हैं जो ये गलत काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जिसके साथ हमने जी बिल्कुल बुरा भला करना है वो हमारे जानने वाला, उसको हम प्रेशर डाल लेंगे, उस पर दबाव डाल के सुलह भी कर लेंगे अगर वो कानूनी साइड पे जाता है। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि ख़वातीन जो हैं या फैमिली जो है अपनी इज़्ज़त छुपाने के लिए केस रिपोर्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं अगर हम केस रिपोर्ट करेंगे, पुलिस ने रिवायती कार्रवाई करनी है, कोई हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा, हम अपनी इज़्ज़त क्यों उछालें? क्योंकि इसमें पुलिस के पास जब जाते हैं ये लोग तो उनके बड़े अजीब और गरीब से सवालात होते हैं। आपको पता है कि हाँ जी क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। बेशक इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको अफसरान बताते भी हैं इस तरह करना है, ये करें वो करें, लेकिन थाना कल्चर आज तक बदला नहीं है। थाने की इमारतें जरूर बदल गई हैं लेकिन थाना कल्चर अनफॉर्चुनेटली नहीं बदला है। शाहिद साहब, ये तो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि अभी हम भी अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि ये हुआ है, पर हम भी कान सुनने को तरस गए हैं कि ये बताया गया हो कि भाई इतने केसेस जो हैं वो सॉर्ट भी हो गए हैं, वो हल भी हो गए हैं। मैंने बताया ना कि जब ये हल की तरफ जाते हैं तो बहुत मुश्किल सी बात है। अक्सर केसेस में मुल्ज़िमान जो हैं मुद्दइयों पर दबाव डाल कर सुलह कर लेते हैं। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि ख़वातीन जो है पेशावर होती हैं, वो मुकदमा दर्ज करवाती हैं, उसके बाद वो पैसे लेकर सुलह कर लेती हैं, पर्चा खारिज हो जाता है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि नामालूम मुल्ज़िमान होते हैं, वो ख़वातीन जो हैं कोई किसी मज़ार पे गई हैं या किसी बस स्टैंड पे हैं या सरे रात चल रही हैं तो किसी ने उनको बाइक पे बिठा लिया या ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए, तो उनका आज तक पता ही नहीं लगता। अच्छा, वो कौन है? सीनियर रिपोर्टर, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ एक स्टोरी को कवर नहीं करना होता, वो कहते हैं कि आप लोगों ने तो स्टोरी की गहराई तक पहुंचना होता है, तो आप लोग थाने तक पहुंच जाते हैं कि मुल्जिम से भी बयान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। शाहिद साहब, आपने नोट किया हो या महसूस किया हो या आपके ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? मौशरती मसाइल नज़र आ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि आप एक मर्द की हैसियत से भी मामला की गहराई को ज़रा देखेंगे, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हमें आगाह भी करें और बताएं भी इसकी हकीकत। देखिए, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें माशरती जो है अगर महंगाई है या बेरारवी है, बिल्कुल इसमें अगर हो ये ज़रूर होगा, बेरारवी ज़रूर होगी जिसकी वजह से ये ज़्यादातर मसाइल बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कह लें कि लोग जो हैं ज़्यादातर इसमें झांसा देते हैं, कोई नौकरी का या शादी का, उस वजह से ये जो है ये रेशियो बढ़ती चली जा रही है, जिसमें लड़कियाँ लड़कों के या आदमियों को झांसे में आ जाती है कि हाँ जी सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपको ये कर देंगे, आपको अच्छी नौकरी देंगे, इतनी तनख्वाह होगी, शादी करेंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। वो उस चक्कर में अपनी इज्जत गवा बैठती हैं। वो ये नहीं देखती कि हम अगर किसी गैर मर्द के साथ जा रहे हैं तो ये हमारे इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। अक्सर उसका नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता उसका, कि लोग उनको सुनहरे ख्वाब दिखा के बहला फुसला के ले जाते हैं और बुरा भला करके उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी हसास है और कोई भी घर में बैठी खातून औरत हरगिज़ ना समझे कि शायद हम सिर्फ ख़वातीन को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये आंखों देखे वाक़यात हैं। बाज़ औक़ात तो खातून खुद कुछ कर भी नहीं रही होती, सिर्फ रास्ते से गुजर रही होती, तो भी मोटरसाइकिल पर जाते हुए जो लड़के हैं वो इस किस्म की फजूल से हरकतें करते हुए चले जाते हैं, किसी का दुपट्टा खींच देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात कीजिए कि माना कि बेरोज़गारी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ अपना कोई भी कदम उठाया करें आप लोग। अच्छा, इसमें बच्चों की ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है? देखिए, इसमें ये जो 357 केसेस है, इसमें 160 बच्चे जो हैं जिनके साथ जिनसी दरिंदगी हुई, बदफेली हुई है। 160 लाहौर की 6 डिवीज़न के अंदर ये वाक़यात रूनुमा हुए हैं। ये भी बड़ी खौफनाक बात है कि जो लोग हैं दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िमान हैं, ये बच्चों को भी नहीं बख्शते। छोटी बच्चियां जो हैं कम सिन, जिनकी उम्र 5 साल है, 6 साल है, अब देखिए ना, ये तो भोले बच्चे ना शायद, हम इनको तो ये नहीं कह सकते कि किसी ने नौकरी का झांसा दिया या किसी ने शादी के ख्वाब दिखाए। ये जुनूनी कैफियत है। अक्सर लोग देखा गया कि जो मुल्ज़िमान होते हैं वो कोई नशा करते हैं, कोई ज़हनी मरीज़ होता है जो जुनूनी कैफियत में आके ये बच्चे या तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो रहा है मनशियात फरोशी के हवाले से। आए रोज़ में शर्जील इनाम मेमन साहब की भी रिपोर्ट्स देख रही होती हूँ। क्या वजह है लाहौर में या पंजाब में, क्यों मैस लेवल पर इस किस्म की कैंपेन नहीं चलाई जा रही?
पंजाब की में भी ये जो कंपेन है मनशियात के हवाले से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, बिलखुसूस लाहौर में भी रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। हम रिपोर्ट भी करते हैं, किसी दिन 30 मुकदमात हैं, किसी दिन 25 हैं, किसी दिन 50 हैं। इसी तरह नाजायज़ असला के भी मुकदमात हैं। मनशियात के पूरे पंजाब में रोज़ाना की बुनियाद पर जो उनके तर्जमान हैं वो हमें अपनी खबर भिजवाते हैं कि पंजाब के अंदर पुलिस ने इतने रोज़ाना की बुनियाद पर रेड किए, इतने मुलजिम गिरफ्तार हुए, इतने मुकदमा दर्ज हुए। ये नहीं कि पंजाब पुलिस काम तो कर रही है, अफसरान की जानिब से हिदायत मिलती हैं अच्छे काम करने के हवाले से, उनकी सोच अच्छी है, लेकिन जो नीचे वाला अमला है वो तो वही है, वो बदल नहीं सका आज भी। बदल नहीं सका। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि थानों की बिल्डिंगें बदल गई हैं, अच्छी इमारतें खूबसूरत आ गई हैं, लेकिन अमला तो वो है। किरदार का भी तामीर होना, उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि यही फिर वजह आदत है शायद साहब के लोग पुलिस में बलबूस जो वर्दी वाले अफराद हैं उनसे फिर नफरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसी है, बदकिस्मती हमारी बदकिस्मती है। हकीकत है। और फिर हम लोग रवैयों को इन पुलिस वालों को खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। इनको इतनी अब मराहत भी मिल रही हैं। आप जो आने वाला बजट है इसमें इनकी तनख्वाहों के लिए इजाफा भी मांगा गया है पुलिस की जानिब से कि इनकी तनख्वाहें कम हैं, इनको मराहत दी जाए ताकि ये मज़ीद बेहतर काम करें। लेकिन बात फिर वही है कि जूं की तू है, ये नीचे वाला अमला बिगड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अगर ये अपने रवैये बदलेंगे, आवाम के साथ अवामी रवैया नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा ये बड़ी प्यारी टर्म आपने यूज़ की कि अवाम के साथ अवामी रवैया अपनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिजवी साहब, आपने वक्त निकाला इस तमाम तर मामले पर हम आपसे गुफ्तगू की। सवाल तो अभी भी मेरे जहन में बहुत सारे थे, लेकिन चलें कोशिश करेंगे किसी दिन उन सवालों के हवाले से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करें। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से दोबारा वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां पर आज़रबाईजान के दफ्तर वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है, जिसके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ जार साहब ने उनका यहां पर इस्तकबाल किया है। ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बराह रास्त इस्लामाबाद से, जहाँ पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हैं इस्लामाबाद और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया है। इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा तस्वुर किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से SIFC के प्रोग्राम को वसअत देने के लिए जो ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हों या फिर सरमायाकार हों, वो पाकिस्तान उनके दौरे शेड्यूल्ड रहते हैं। एनीवे इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्विकली हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वक्त होने ये जा रहा है, यह मामला कुछ ऐसा है कि प्रोसिक्यूटर्स का जो बाकायदा तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देकर जो कि भर्ती हुए थे, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की तरफ से उन्हें दोबारा इम्तिहान देने का कहा जा रहा है। ये मामला बड़ा अजीब नजर आ रहा है। केस अदालत में भी लगा हुआ है जहां पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दोबारा इम्तिहान लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी पर बात करते हैं। आज पंजाब प्रोसिक्यूटर अमानत भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं वो पंजाब प्रोसिक्यूटर्स के। अमानत भट्टी साहब, ये मामला मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार एग्ज़ाम दे दिया, भर्ती भी हो गए, फिर कहा गया है कि एग्ज़ाम्स दें। व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली मामला इस तरह से है कि सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी ज़िद और अना की वजह से ना। कैसी ज़िद? ये 1 साल पहले की बात है कि सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के अगेंस्ट जाके अच्छा फीमेल प्रोसिक्यूटर्स के ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी एस्टेब्लिश की कि फीमेल प्रोसिक्यूटर्स को उनके होम डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। 1 साल पहले इन्होंने उनको फार अवे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। जब ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने जाकर रिप्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि ये तो आप नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी एस्टेब्लिश्ड जिसको CM ने एंडोर्स किया हुआ है, जी जी, तो आप तो ये अथॉरिटी नहीं रखते। तो इन्होंने वो बात नहीं मानी और वो प्रोसिक्यूटर चले गए कोर्ट में। ठीक है। चूँकि प्रोसिक्यूशन जो है वो चलनी है प्रोसिक्यूशन एक्ट के ऊपर। जी। अभी तक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने अपने रूल एस्टेब्लिश नहीं किए। रूल एस्टेब्लिश ना होने की जो मेन वजह है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन एक्ट जो है वो तो एक कसीदा है प्रोसिक्यूटर जनरल का। ठीक। उसमें सारी पावर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रोसिक्यूशन एक्ट वो देता है प्रोसिक्यूटर जनरल को। जब इसने ये ट्रांसफ़र किए तो वो कोर्ट में चला गया मैटर, कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ठीक है।
इन्होंने उस रिवंज में उन्हीं प्रोसिक्यूटर्स को शोकाज कर दिए बाद में। वो शोकाज भी लेके वो कोर्ट में चले गए। वो कोर्ट ने उन शोकाज पे भी डिस्प्लेयर शो किया और वो स्टे कर दिया मैटर। सही। उसके बाद इन्होंने उनकी पीडा एक्ट के तहत 72 लोगों की जो है ना वो दोबारा इंक्वायरी होल्ड कर दी। अच्छा। वो भी मैटर कोर्ट में चला गया। ठीक। कोर्ट ने वो भी स्टे कर दिया। ठीक। ये सारा सिलसिला जब इसने देखा कि ये तो मेरे अभी ये लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। ये लाहौर हाई कोर्ट में पिछले 1.5 साल से ये चीजें पेंडिंग चल रही हैं। 1.5 साल से। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जब एक्ट पास हुआ था तो मुझे ये बताइएगा कि ये 16 माह की निगरान हुकूमत में हुआ था, ये पीटीआई के दौर में हुआ था? नहीं, ये एक्ट प्रोसिक्यूशन एक्ट जो है वो तो आया 2006 में। ठीक है। ये तब चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत थी, काफ लीग की वो गवर्नमेंट सीएम थे। जी जी। ठीक है। और इसकी बेसिक एसेंस जो है वो है इंडिपेंडेंस प्रोसिक्यूशन। अच्छा। जैसे दुनिया के अंदर, मगरब के अंदर ये है कि प्रोसिक्यूशन को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मकसद ये है कि लोगों को इंसाफ मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा टोटल कितने प्रोसिक्यूटर्स हैं कि जिनको दोबारा एग्जाम्स देने के हवाले से कहा जा रहा है? ये पंजाब के अंदर इस वक्त तकरीबन 1400 समथिंग प्रोसिक्यूटर हैं। जैसे कि मैं खुद प्रोसिक्यूटर हूँ जी। मैं प्रोसिक्यूटर्स का नुमाइंदा भी हूँ, लेकिन खुद एक प्रोसिक्यूटर भी हूँ। हम जो हैं वो बार के मेंबर भी हैं। हाँ जी। हमें अब जबकि मेरी 15 साल सर्विस हो गई है, 2010 में हमने इम्तिहान पास किया, वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट पास किया, इंटरव्यू पास किया, फिर हम सर्विस में आए और वहाँ पे आके हमने पंजाब गवर्नमेंट की एकेडमी एमपीडीडी से ट्रेनिंग इंडक्शन की, वहाँ पे इम्तिहान ही दिया, इम्तिहान को पास किया, हम रेगुलर हो गए। उसके बाद जब हम प्रमोट हुए तो फिर हमने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करके हम प्रमोट हो गए। अब 15 साल के बाद वो दोबारा हमें अचानक से एक लेटर लिखते हैं कि हमने ये जो सिलेबस है प्रोसिक्यूटर्स की इंडक्शन का वो चेंज कर दिया, ये सारा ले। तो सर नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? किन मामलात पर आकर मुज़ाकरात पर आके मामला हल हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात तो तब होते हैं जब कोई बंदा आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी रखता हो जी। हम तो ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, कि जो बंदा इस तरह अपनी अना को लेके जिद में आके मामलात को चलाएगा तो वो कैसे इंसाफ के एक की तरसील का अहम महकमा है। और यहाँ पे 1400 प्रोसिक्यूशन की जिंदगी का, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। फिर सिर्फ ये 1400 अफराद का मसला नहीं है। हाँ जी। आप यूँ समझें कि अगर 13 या 14 करोड़ पंजाब की आबादी है तो उन सब लोगों का मसला है जिनके केसेस पेंडिंग है। ये स्टेट का मसला है। स्टेट हर केस में खुद मुद्दई होती है। अगर स्टेट किसी को इंसाफ देने में फेल हो जाएगी तो क्या बनेगा? तो फिर हमने अक्सर ये देखा है कि ज्यादातर फिर जब आप लोगों के मामला हल नहीं हो तो फिर वकला एहतजाज पर होते, तो कोई प्रोटेस्ट कॉल भी आप लोगों की तरफ से? इस इशू पे जब सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने अपनी इस जिद और अना की वजह से ये सारा माहौल पैदा किया है तो पंजाब बार काउंसिल ने मुतालबा किया वज़ीर आला पंजाब से कि जो बंदा इस तरह की एक्ट कर रहा है और लोगों को तंग करके महज अपनी जिद और अना की वजह से उसको फिल फौर तब्दील किया जाए। ये पंजाब बार काउंसिल ने मुतालबा किया है। ना सिर्फ पंजाब बार काउंसिल ने किया, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यही मुतालबा किया है और इसी तरह इसी सीक्वेंस में पूरी पंजाब की बार्स ने ये मुतालबा दोहराया और सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे बंदे को सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिल फौर इन्हें तब्दील किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सदर पंजाब प्रोसिक्यूटर मानद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर मामला यहाँ पर बयान कर रहे थे। 1400 प्रोसिक्यूटर्स हैं कि जिनके मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगे हैं और मामला पर हम ये देख रहे हैं कि केसेस इस वक्त अदालतों में है लेकिन पेंडिंग है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अभी जरा न्यूज़ अपडेट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। ख्वाजा आसिफ इस वक्त ताजिकिस्तान के सरमायाकारों से गुफ्तगू कर रहे हैं। Suffered immensely from these tendencies that pose a serious threat to social cohesion, peace and harmony in the country. Pakistan has made an unwavering commitment to creating a world free of terrorism and extremism. Consequently, not only the kinetic but also the non-kinetic measures are being taken.
It is important that terrorism is eradicated from its roots. The extremist propaganda and their recruitment centers must be exterminated. Pakistan has taken the lead in fighting terrorism and extremism despite bearing unprecedented human and economic sacrifices. A key requirement for sustainable peace is to maintain and strengthen societal consensus against extremism and mobilize social forces that espouse a peaceful, progressive, and prosperous Pakistan. Pakistan's clear policy mindset as structured National Action Plan, National Internal Security Policy, and National Counter-Extremism Policy guidelines have significantly curtailed the space for terrorist organizations. All relevant state institutions in Pakistan have played a commendable role in eradicating the scourge of extremism. In this regard, the efforts of Ministry of Interior in the process of formulating Preventing Violent Extremism Policy 2024 by involving all relevant stakeholders to combat this evolving threat spectrum. This policy, after consensus, will be presented by the Cabinet and after approval will be implemented through the government and community. Dear audience, the narratives of extremism and intolerance sometimes extend far beyond and become the foundation upon which creeds build their ideology and try to justify violence. This disengages community from positive thoughts. We as a nation need to confront extremist ideology. This can be only achieved by cultivating a culture that promotes mutual care, well-being, and appreciation of diversity. Therefore, all of us have a huge responsibility to promote unique national identity of Pakistani people. The essence of traditional values, historical narratives. वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ इस वक्त मुखातिब हैं सेरेमिनार के शुरुका से, जिसके मनाजिर हम आपको बराह दिखा रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां पर बांग्ला की पहाड़ियों में लगी आग पर 24 से ज़ायद घंटों की कोशिशों के बाद हमने देखा कि काबू पा लिया गया था। आग जो थी वो सैदपुर रेंज ट्रेल 3 पर लगी और नूरपुर रेंज ट्रेल 5 तक जा पहुंची थी। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए, जबकि CDA ने बताया कि 2 से ज़ायद जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया था। तेज़ हवा और गर्म मौसम की वजह से आग पर काबू पाना जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो रहा था, लिहाजा बांग्ला की पहाड़ियों में लगने वाली आग बुझाने के लिए पाक बहरिया की टीम भी बड़ी कॉपरेट करती हुई हमें नजर आई। पाक बहरिया की टीम और 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने में शामिल रहे। अब ये किस तरह से आग लग जाती है और आग पर काबू पाना किस हद तक मुश्किल हो जाता है, शहरियों को भी किस हद तक एहतियात करने की ज़रूरत है, इसी बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मंसूर शेरवानी साहब, जो कि रज़ाकार हैं मारगला हिल्स नेशनल पार्क के। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब अपना वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि मारगला की पहाड़ियों में या झाड़ियों में जो लगने वाली आग का ये वाक़या है, ये कोई पहला नहीं है। इस वाक़े की डिटेल्स क्या आई आप तक, क्या हुआ वहां पर? वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। देखिए, मारगला नेशनल पार्क में, उसके अलावा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्क्स में ग्रीन बेल्ट्स में पिछले दिनों आग लगी है। उसकी वजह एक तो गर्मी है, उसके बाद ये है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिगरेट पी के माचिस फेंक देते हैं या जलती हुई सिगरेट फेंक देते हैं या कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें पकाते हैं जिसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है। और कांच जो होता है, जो बोतल होती है जी, जो नीचे गिरी हुई होती है, उसकी वजह से भी आग लग जाती है, क्योंकि धूप की तपिश बहुत तेज होती है। उसमें से कांच में से जो रोशनी गुजर के जब खुश घास पे या ऐसी जगहों पे पड़ती है तो उसकी वजह से भी आग लग जाती है। तो हम लोग मना करते हैं यहाँ पे बारबेक्यू करने से, खाने पीने की चीजें ले जाने से, सिगरेट पीने से, ताकि देखें वाइल्ड लाइफ पार्क में और
यानी कि जानवर भी होते हैं, हमने जानवरों का भी ख्याल करना है ना। हजारों लाखों जानवर मर जाते हैं, दरख्त ज़ाया होते हैं और एक यानी कि टोटल सारा माहौल खराब होता है। इस वजह से अच्छा मंसूर, जो मामला आप बता रहे हैं कुछ तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि लोगों के पैदा किए गए मसाइल हैं। आपको लगता है कि इन वाकयात को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? जी, इन वाकयात को कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमारी अवेयरनेस है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें फैलाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये आग लगना कितना नुकसानदेह चीज है और इससे बचने के लिए यही बातें हैं कि अगर आप स्मोकिंग ना करें। अब ग्रीन बेल्ट पे जो आग लगी है, लोगों ने सिगरेट जलाई है, माचिस फेंक दी है, उससे आग लगी है, बोतल फेंक दी है। अवेयरनेस की ये जरूरत है, लोगों को कहना चाहिए कि आप जब बाहर जाते हैं सिगरेट ना पिए, बारबेक्यू ना करें, खाने पीने की चीजें ना पकाएं और कोई ऐसी आग ना जलाएं। ये जो बोतल होती है कांच की वो ना फेंके। जब हमारी अवेयरनेस घर घर तक पहुंचेगी, हर आदमी तक ये बात पहुंचेगी, तो वो इन चीजों की एहतियात करेगा जिससे आने वाले नुकसानात से बचा जा सकता है। अच्छा, ये तो आप खुद एक वॉलंटियर हैं और वॉलंटरीली आप वहां पर काम कर रहे हैं, तो ये किस किस्म की अवेयरनेस कैंपेन्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, डेफिनेटली इसको एक मैस लेवल पर करने की जरूरत है। 24 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटा सा इस्लामाबाद सिटी है और कहा यह जाता है कि वहां के जो आवाम है जरा एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, लेकिन इसके बावजूद इन मसाइल का हो जाना ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल ऐसी है। मैंने ये काम का आगाज जो किया अवेयरनेस का इसलिए किया, मैं देखता था कि लोग वहाँ पे आके रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, मंकी फीडिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं और लिटरिंग वहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने अपनी मदद आग के तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया, जिसका मैंने तल्ख रवैयों का भी सामना किया। लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत किया, क्योंकि किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा एटीट्यूड ये है कि हम जहाँ पे खाते हैं वहाँ फेंकते हैं, जहाँ पे पीते हैं वहाँ पे फेंकते हैं। तो मैंने ये एटीट्यूड बदलना था। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई ये नेशनल पार्क है, इसमें आप ये चीजें ना करें। तो एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई मैं तो 20 साल से इधर आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होकर मुझे समझा भी सकता है कि आपने यहाँ पे लकड़ी नहीं काटनी, बारबेक्यू नहीं करना, खाना नहीं पकाना, मंकी फीडिंग नहीं करनी और किसी भी किस्म के जानवर को ना छेड़ना है, ना यहाँ पे शिकार करना है। तो ये मैंने हाल ही में मंसूर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया भी किसी ट्रेल पर रूनुमा हुआ है। ये वाकया क्या था? क्योंकि मैंने कहा ना कि वॉलंटरीली वहां पर काम कर रहे हैं, तो ये किसी इंसानी गफलत का नतीजा था या मामला कुछ और था? वो जो यानी कि डेथ वाली बात कर रही हैं? जी जी जी। वो ये था कि जो के स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे जाते रहते हैं। हफ्ते की सुबह को 7-8 बजे जो 6 बच्चों का ग्रुप है वो हाइकिंग करने गए। जब वो ऊपर गए हैं 3 किलोमीटर पे, तो जो एक बच्चा था तलहा, वो उसने थकन फील की, उसने कहा कि जी मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। तो उसके दोस्तों ने कहा आप वापस चले जाओ। तो जो उसके 5 दोस्त थे वो ऊपर की तरफ चले गए और जो मोहम्मद तलहा है वो वापसी की तरफ आया। तो वहाँ पे स्टीप यानी कि होती है, काफी उतराई होती है, तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है, उसका पैर स्लिप हुआ है, तो वो गिर गया और ये एक अफसोसनाक वाकया रोनमा हो गया। अच्छा, तो मंसूर ये बताएगा, क्योंकि आप वहाँ पर ज़रा लोगों को मदद भी कर रहे होते हैं, हमने देखा है कि इस्लामाबाद में सीडीए भी बड़ा खासा एक्टिव रहता है, तो किसी किस्म की सीडीए के साथ आपकी बातचीत हो सके? क्योंकि वॉलंटरीली किसी को मना करना, जैसे आपने कहा ना कि आपको खुद भी बड़ी लोगों की तल्ख जुमलों और तल्ख हरकतों का सामना करना पड़ा है, कुछ ऐसा हो जाए कि कोलैबोरेशन हो जाए आपके और सीडीए के दरमियान भी, ताकि कोई आपको भी नुकसान ना पहुँचा सके। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे सीडीए और जितने भी महकमे हम यहाँ पे मिलके काम करते हैं। जब भी वाकया रोनमा हुआ है, इसके अंदर एक बेहतरीन मिसाल है कि हर पुलिस ने, सीडीए ने, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सब मिलके काम किया है और एक बेहतरीन टीम वर्क की मिसाल दी है जो इससे पहले बहुत कम नजर आती है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी सब एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेल 3 है ना, यहाँ पर मेरा भी बहुत जाने का इत्तेफाक हुआ। थोड़ा सा जरा आगे की तरफ चले जाएं तो आपको वहाँ पर ना कुछ आपने कहा ना कि वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा कुछ फलों के दरख्त भी लगे। तो ये जो जितना नुकसान हुआ आग लगने से, आप कुछ बता सकते हैं इसका कितने बड़े पैमाने पर हुआ? देखिए ये तो इसका वो तखमीना लगाया जा रहा है कि परसों ही आग पे काबू पाया गया। तो ऐसा तो जब कोई रिपोर्ट आएगी तो तभी मैं बता सकता हूँ कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी काफी नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ का नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको आने वाले दिनों में रिकवर किया जा सके और हम अपनी अवेयरनेस को इतना ज्यादा फैलाया जाए लोगों तक कि वो कोई सिगरेट ना पिए, कुछ जलती हुई चीज नीचे ना फेंके, वहाँ पे बारबेक्यू ना करें, ऐसी कांच है वो नीचे ना फेंके। अगर हम ये सब चीजें करने से लोगों को रोक लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे भी वाकया पेश ही नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि गर्मी का बड़ा जोर है तो लोगों की कोशिश होती है जरा वीकेंड पे ताज़ी हवा लेने के लिए शाम के औकात में या अर्ली इन द मॉर्निंग वहां पर जाए, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि अपने साथ पानी कितनी मिकदार में रखें या खाने पीने का क्या खास ख्याल रखें? जैसे खुदा न खास्ता वो जो बच्चे के साथ वाक़या रूनुमा हुआ वो किसी बड़े या किसी और छोटे के साथ ना हो।
जी बिल्कुल। देखिए जब आप ट्रेल पे जाते हैं वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं हिदायत वाले, हमें वो पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद हमारे पास जो शूज हैं वो अच्छे हो, कैप हो, ग्लासेस हो और बैकपैक। ये वैसे आपने बड़ी प्यारी बात की कि शूज हमारे पास अच्छे होने चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कुछ खवातीन फ्लैट्स या हील पहनकर भी वहां पर चली जाती हैं, वेज पहनकर भी चली जाती हैं। तो प्लीज अगर आप अपने ऑफिस से भी कोई प्लान बना रही है ना निकलकर वहां पर पहुंचने का, तो ये गलती कभी अपने साथ मत करें। प्लीज कंटिन्यू। तो एक फैमिली वहाँ पे आई थी पिछले हफ्ते, तो उसमें दो खवातीन थी, उन्होंने ना आम चप्पल पहनी हुई थी, तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा खुदा रखा आप जाएंगी, ये पत्थरों की हाइकिंग है, जब आप पत्थरों पे चलेंगी आप गिर जाएंगी, मोच लग सकती है। तो उन्होंने मेरी बात को माना और वापस चलेगी। तो शूज अच्छे होने चाहिए, इजी ड्रेस होना चाहिए, कैप हो, ग्लासेस हो, बैकपैक आप लाजमी रखें। तो बैकपैक के अंदर आप फ्रेश जूस, जो भी मौसमी फल होता है वो लाजमी रखें, पानी रखें, खाने पीने की चीज अपने टिफिन में रखें, ताकि अगर आपको कोई डिहाइड्रेशन हो या कमजोरी फील हो तो आप उसको यूज कर लें। लेकिन बैकपैक लाजमी है। ठीक है, बैकपैक का साथ होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना छोटा छोटा मुनासिब और जरूरत का इस्तेमाल उसके अंदर अपने साथ रख सके। वॉलंटियर मंसूर शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं और क्विकली आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि फ्लैट शूज इस्तेमाल नहीं करने हैं, चाहे स्नीकर्स हो या फिर कोई और है, जिसके नीचे थोड़ा सा जरा बंच लगे हो ना, जो ग्रिप रख सके पत्थर पर चलते हुए ट्रेल पर, आप लोगों ने उन शूज का इस्तेमाल करना है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।